गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का चल रहा है अभी सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पिछले दिन हम लोगों ने कुछ प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? तो आज हम लोग प्रेपोजिशन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे कोई चैप्टर बेस्ड नहीं है, ठीक है? थोड़े बहुत चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर एक मिसलेनियस सेट बनाएंगे, फिर थोड़ा बहुत चैप्टर रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा चीज हमारा ओवरऑल प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फ्रेज रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, जैसे हर क्वेश्चन में हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज मैंने आज की क्लास में नहीं किया है, ठीक है? तो शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलिए, इंस्ट्रक्शंस जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, एकदम क्विकली आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़िए फटाफट। 2 मिनट दिया मैंने आप लोगों को, एकदम क्विकली इंस्ट्रक्शंस पढ़िए जल्दी जल्दी। देखो बोल क्या रहा है इंस्ट्रक्शन में, हम लोग भी एक बार रीड कर ही लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में बोला है, इन ईच क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस विथ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रिंटेड इन बोल्ड। सारे क्वेश्चन में आपको एक एक ऐसे सेंटेंस दिखेंगे जहां पे थोड़ा सा पार्ट क्या है, प्रिंटेड है बोल्ड में, मतलब हाईलाइटेड है। डिसाइड वेदर दिस बोल्ड पार्ट, जो पार्ट बोल्ड है वो करेक्ट है कि नहीं, या फिट हो रहा है कि नहीं ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली। तो देखो कॉन्टेक्चुअली का मतलब लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन ये किया था कि लॉजिकली फिट हो रहा है कि नहीं, तो हमको दोनों चीज चेक करना है, ग्रामेटिकली फिट है कि नहीं या तो लॉजिकली फिट है कि नहीं। फाइन, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, इफ इट इज टू बी चेंज्ड, अगर उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1 से लेके 4 तक में जो भी ऑप्शन है, जो भी हमारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बेसिस पे चेंज करेंगे। अब मान लो 1 से 4 तक एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5 लेंगे, या तो जो बोल्ड पार्ट है जो करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 5 लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 दो केस में होगा, जब 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सेंटेंस को और ज्यादा गलत बनाएंगे तब या तो हम लोग 5 को सिलेक्ट करेंगे, या तो बोल्ड वाला पार्ट करेक्ट है तब हम लोग 5 को सिलेक्ट करेंगे। ये दो केसेस हो सकते हैं जहां ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइन, चलो आ गए हम लोग आज के क्वेश्चन पे। देखो आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो सिंडिकेट बैंक पीओ और कॉर्पोरेशन बैंक पीओ के ऊपर बेस्ड है। ये दो बैंक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को मैंने आज क्लास में हाईलाइट करना चाहा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आपका समय शुरू होता है अब। आप लोग पहले ट्राई करो, एकदम बेसिक रूल्स के ऊपर है, बहुत ज्यादा टफ मैंने कुछ भी नहीं रखा है, तो फटाफट शुरू करिए, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। हाँ, देखो टाइम ओवर हो रहा है हमारा, जल्दी जल्दी, टाइम इज अप। चलिए आपको मैं एक प्रोनाउन का रूल बताती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे भी दिया होगा। प्रोनाउन चैप्टर में हम लोगों ने एक ऐसा रूल पढ़ा था, लेट कॉमा बट कॉमा बिटवीन कॉमा एक्सेप्ट और एनी अदर प्रीपोजिशन, ठीक है, will never be followed by any subjective case of personal pronoun। ये है हमारा रूल, है ना? तो देखो एक्सेप्ट है ना यहाँ पे, और उसके बगल में क्या लिखने के लिए मना कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस। तो अगर मैंने आई बोला तो वो तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव है, तो क्या करेंगे भाई, आई नहीं लिख सकते, या तो लिखेंगे मी, या तो लिखेंगे माई, या तो लिखेंगे माइन। अब बताइए क्या यहाँ एम वाई माई एंड एम आई यानी माइन फिट होगा? नहीं, दैट इज वाई करेक्ट आंसर क्या होगा, मी। तो ढूंढो जरा, एक्सेप्ट यू एंड आई,
इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, एक्सेप्ट यू एंड मी, मिल गया ना हमें करेक्ट आंसर। तो देख लो करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? आई गेस एंड आई होप कि सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है ना। ईच वन ऑफ यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने क्या किया, प्रोनाउन का एक रूल रिवाइज कर लिया कि क्या रूल था हमारा, लेट बट बिसाइड बिटवीन एक्सेप्ट या दुनिया भर का कोई भी प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद सब्जेक्टिव केस को कभी नहीं लेगा। हाँ, या तो वो ऑब्जेक्टिव को लेगा या तो वो पोजेसिव केस को लेगा, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया सबको। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो फटाफट सॉल्व करो। मैंने आपका टाइमर चालू कर दिया, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप लोग का आंसर करेक्ट होता है कि नहीं। चलो टाइम खत्म, क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग को थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, 10th चैप्टर में आप लोगों को मैंने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था ना, है कि नहीं? किसके बारे में बताया था? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था। चलो पहले आंसर देख लेते हैं क्या है। ये है हमारा करेक्ट आंसर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब ऐसा क्यों? आप लोगों ने तो अलग अलग ऑप्शन सोचा होगा इसका। तो देखो नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसीलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि जो हमारा टाइप नंबर 3 था, जो हमारा क्या था, टाइप नंबर 3 था, उसमें हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा था ना, if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद आगे जाके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू राइट। अब इसका एक एक्सेप्शन भी मैंने सिखाया था आपको। एक्सेप्शन क्या था? एज पर द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्शन। इन्वर्शन को दो चीज चाहिए होता है, पहला नो कंजंक्शन और दूसरा वर्ब पहले आना चाहिए और सब्जेक्ट बाद में, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये दो होता है, ठीक है। तो चलो यहां पे लिखते हैं हम लोग, इन्वर्शन का रूल क्या था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इस तरीके से आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद आगे जाके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। दिस शुड बी द रूल ऑफ इन्वर्शन। इज इट क्लियर? तो ये जो हम लोग टाइप 3 के बारे में बात करें, आप नोटिस करो तो भले मेन वाला नहीं है लेकिन ये वाला पार्ट तो मैच कर गया ना। यहाँ पे हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3 है, उसके बाद जो भी है हमको क्या, फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, फिर वुड है, फिर हैव है, फिर V3 है, राइट। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, इसीलिए नो चेंज रिक्वायर्ड। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अपने को कुछ चेंजेस नहीं करने। गॉट इट? चलो रेडी हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बाबू जल्दी जल्दी बना लो, अभी कुछ दिन थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लो, है ना। लाइव हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो आई गेस ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम में हम अवेलेबल है, आप लोग मुझे टेलीग्राम के थ्रू जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को क्विकली सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है, क्या होगा आंसर। ये भी देखो कहीं ना कहीं कंडीशनल सेंटेंस है। If he was to decide to go to college, I for one would recommend that he go to Yale University. Yes or no? तो देख लो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्यों है? कभी भी अगर इमेजिनेशन रिलेटेड कुछ भी हम लोग बोलेंगे ना, कभी भी अगर हम किसी पर्सन का अनफुलफिल्ड डिजायर का बात करेंगे, हाइपोथेटिकल सेंटेंस का बात करेंगे,
तो हमारा टाइप 2 आता है। इसको लिख देते हैं। ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 का एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। हम कौन से सेंटेंस के बारे में बात करेंगे? इमेजिनेशन। आप चाहो तो इमेजिनेशन बोलो, आप चाहो तो अनफुलफिल्ड डिजायर बोलो, है ना, आप चाहो तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलो, कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप 2 में जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है उसमें हमेशा ही सीक्वेंस ध्यान देना, हमेशा ही क्या होगा? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर होगा। वेयर को लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद आगे सब्जेक्ट प्लस वुड, चाहो तो वुड, कभी कभी कुड भी रहता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो देखो वुड रेकमेंड, तो ये वुड प्लस V1 मिल गया। इफ ही वाज टू डिसाइड, ये गलत हो गया, हमको वाज नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? वेयर को यूज करना है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इफ ही वेयर टू डिसाइड। अब अगर हैड ही डिसाइडेड बोलेंगे तो ये टाइप 3 हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। तो देखो सबसे बेस्ट आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों इस ऑप्शन को ले रहे? क्योंकि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अगर वो डिसाइड करता कि कॉलेज जाना है तो एटलीस्ट हम एक बार के लिए बोलते, फॉर वन आई वुड रेकमेंड। मतलब अब कुछ नहीं कर सकते, अब बैठ के सिर्फ लैमेंट कर सकते कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाद में पूरी जिंदगी हम लोग लैमेंट करते कि काश ऐसा होता, काश ऐसा हम लोग करते, है ना। तो यही वही लैमेंटेशन है, इमेजिनेशन है। अब कुछ करना पॉसिबल नहीं है तो बैठ के क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं कि काश के ऐसा होता कि बिना पढ़े एग्जाम क्लियर हो जाता, बिना मेहनत किए सैलरी क्रेडिट हो जाता है कि नहीं। तो काश के ऐसा होता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा क्या है? इट्स प्योरली आवर इमेजिनेशन। और कोई भी इमेजिनेटिव सेंटेंस इस तरीके से होते हैं। इनफैक्ट ये रूल तो ऐसे भी एक्सटेंडेड है। कभी भी अगर आपको आई विश दिखे ना तो भी आप उसको इसी कैटेगरी में मानोगे। आई विश आई वेयर यू, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ध्यान देना, कभी भी अगर आई विश ऐसा रहेगा, विश रिलेटेड कोई टर्म रहेगा, तो उसको भी इमेजिनेशन मान के उसमें भी अपने लोग क्या यूज करेंगे? WERE, वेयर का यूज करेंगे। बताओ यहां तक क्लियर? आई गेस सारे लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ के ना? बता देना आप लोग चैट में। फाइन, तो आगे बढ़े। ये गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एकदम क्विकली बताएंगे, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट आंसर? इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। बहुत कुछ मतलब एकदम इन डिटेल डिस्कशन किया था, याद है? हम लोगों ने जब वर्ब चैप्टर पढ़ा था, वर्ब चैप्टर में एक टॉपिक था ना, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। एक मिनट दीजिए। वर्ब का जो चैप्टर था उसमें एक टॉपिक था क्या? मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, है कि नहीं? वर्ब के टॉपिक में क्या था? मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, जहां पे सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही थी, बीइंग से, राइट? बीइंग से ऐसे स्टार्ट हो रही थी। मैंने अलग अलग स्टेप बताया था, वो स्टेप में बाद में आएंगे। पहले इसका आंसर देख लो। करेक्ट आंसर क्या है? बीइंग अ रियलिस्ट आई कुड एक्सेप्ट। तो ध्यान देना, बीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बीइंग के इमीडिएट नेक्स्ट में उसको नाउन प्रोनाउन चाहिए या इमीडिएटली बिफोर नाउन प्रोनाउन चाहिए। अगर ये नाउन प्रोनाउन मिल जाता है, यस हो जाता है, तो आंसर होता नो एरर, है कि नहीं? अगर बीइंग के ठीक सामने या बीइंग के ठीक बाद में ये नाउन प्रोनाउन मिल जाता, आंसर में यस आता कि हाँ भाई बीइंग के बगल में नाउन प्रोनाउन है,
जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, बीइंग अ रियलिस्ट। ठीक है, तो अ रियलिस्ट यहाँ पे क्या हो जाता, नाउन का काम करता, तो नो एरर होता। अगर आंसर है नो कि नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो हमने सीखा था ना कि हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 फॉलो करेंगे। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 का क्या लॉजिक था, स्टेप 2 का लॉजिक ये था कि अगर कभी भी बीइंग के ठीक सामने या बीइंग के ठीक बाद में आपको कोई नाउन प्रोनाउन नहीं मिलता, तो सबसे जो नियरेस्ट होगा ना, नियरेस्ट नाउन या तो प्रोनाउन रहेगा। बीइंग क्या करेगा, क्या लिख रहे हैं हम, प्रोनाउन, है ना। बीइंग क्या करेगा, उससे अपने आप को रिलेट कर देगा। जो सबसे नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन रहेगा, बीइंग क्या करेगा, अपने आप को उसी से रिलेट करेगा। ठीक है, तो देखो बीइंग के सबसे नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन से अगर रिलेट हो गया, तो बात यह है कि बीच वाला जो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव भी रिलेट होना चाहिए। अगर ये एडजेक्टिव रिलेट हो गया, यस आ गया आंसर में, तो बोलेंगे नो एरर, है कि नहीं। अगर ये रिलेट नहीं होता है, नो आता है आंसर में, तो बोलेंगे स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 क्या बताएगा, देखो जगह नहीं है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं। स्टेप नंबर 3 अपने को ये बोलेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, यूज ए प्रेपोजिशन और अ सब्जेक्ट ऑफ योर ओन। खुद से या तो एक प्रेपोजिशन यूज करेंगे या खुद से एक सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, खुद से बाहर से। ठीक है, दूसरा यूज, अच्छा यूज लिख दिया मैंने, सॉरी, यूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस एंड मेक इट पैसिव। एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसको पैसिव बना देंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा था, इसको हम लोग ने बहुत आसानी से बना लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूं, आप लोग देखो जरा कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। मैंने लिखा बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम। आप लोग ट्राई करोगे, इतना कुछ तो मैंने सिखा दिया आपको, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। आप लोग जरा ट्राई करो तो कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। एक बार फटाफट ट्राई करो, जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, एकदम क्विकली ट्राई करेंगे। चलो जल्दी जल्दी ट्राई किया होगा। तो देखो बीइंग के ना बाद में ना बीइंग के सामने कोई नाउन प्रोनाउन है, तो बीइंग ने क्या किया, द टीचर नाम के सब्जेक्ट से अपने आप को रिलेट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा है, क्या ये ऑनेस्ट वर्ड टीचर के रिगार्डिंग बोला गया है, यस या नो। क्या हम लोग इस सेंटेंस में टीचर को ऑनेस्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो कौन है ऑनेस्ट, हिम है। तो इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दो ऑप्शन था ना, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बोल के पूरा सेंटेंस कॉपी कर दो, एकदम करेक्ट आंसर होगा। फॉर बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम, एक कॉमा लगा दो बस, फॉर लगा दिया हम लोगों ने खुद से। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आएंगे। बी में देखो हम हिम को ना ही बना के सामने लिख सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा सेंटेंस बदलेगा, ही बीइंग ऑनेस्ट was rewarded by the teacher, है ना। कैसे बोलेंगे, he being honest was rewarded by the teacher। तो देखो हमने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को लिया और सेंटेंस को पैसिव बना दिया, ये बोला जा रहा था ऑप्शन नंबर बी में। क्या ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, आई गेस हो चुका है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्विकली सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड में आंसर बता देंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी।
टाइम होने वाला है खत्म एंड टाइम इज अप। तो क्या करेंगे देखो, बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी द डायरेक्टर वांटेड हिम टू वर्क एज हिज असिस्टेंट। देख लेते हैं आंसर क्या है। बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी द डायरेक्टर वांटेड him to work as his assistant ना बोल के wanted of him to work as his assistant। अब ऐसा क्यों? wanted of him to work as his assistant का मतलब क्या? डायरेक्टर wants him to be working as his assistant, या तो ऐसे बोलेंगे है ना, अगर want के बगल में him लगाओगे तो डायरेक्टर उसको चाहता है, उसकी किसी एक्टिविटी को नहीं चाहता है कि नहीं। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि डायरेक्टर उस इंसान को चाह रहा है, राइट। वांटेड क्या, उस इंसान को चाहिए उसको, राइट। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, डायरेक्टर को उस इंसान का कोई काम चाहिए, तो हम लोग या तो हिज बोलेंगे, हिज वर्किंग एज हिज असिस्टेंट, या तो बोलेंगे वांटेड ऑफ हिम। देखो, या तो हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा के पोजेसिव केस बनाते हैं, या तो हम लोग हिज, हर, ये सारे वर्ड्स लगा के पोजेसिव केस बनाते हैं, या तो हम लोग ऑफ लगा के बताते हैं, है कि नहीं। इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो बताइए, अपोस्ट्रोफी का ऑप्शन है नहीं, हिज और हर वाला ऑप्शन भी है नहीं, दैट इज वाई हम लोगों को आउट ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन नंबर 4 लेना पड़ा। अदरवाइज हम लोग कोई और ऑप्शन भी ले सकते थे, ठीक है। मतलब उसका सर्विस चाहिए, उसका काम चाहिए, तो उसका बोले तो कौन सा केस, पोजेसिव केस ना, है कि नहीं। क्योंकि उसका ये जो टर्म है इसका मतलब पोजेसिव केस है, दैट इज वाई हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को कंसीडर कर रहे हैं। बताइए यहां तक क्लियर, यस या नो, इज इट क्लियर टिल हियर, हाँ कि ना, बताइए जल्दी जल्दी, क्लियर हो गया होगा, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या होगा आंसर, बताइए। चलो चेक कर लो खुद ही, एकदम करेक्ट है, कोई चेंज नहीं चाहिए। पढ़ते हैं सेंटेंस को। हाईली इंटेलिजेंट पीपल सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का मतलब पता है आप लोगों को, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपको सारा चीज ना सर्टेन चाहिए, ठीक है। अगर आप सर्टेन हो कि हाँ भाई ये मेरे लायक है तो हम इसको लेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे। इज दिस इज द काइंड ऑफ, तो जितने भी हाईली इंटेलिजेंट पीपल है ना, उनको ये लाइफ में एम्बिग्यूटी या अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो है ठीक है, नहीं तो नहीं, राइट। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अब देखो, टॉलरेट हार्डली एनी एम्बिग्यूटी, क्यों भाई, हार्डली का यहाँ पे तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, जबरदस्ती लगा के कोई फायदा नहीं है। अच्छा लगाएंगे तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसको क्वालिफाई करेगा, लेकिन क्या बहुत ज्यादा जरूरत है हार्डली का, नहीं। हार्डली टॉलरेट एम्बिग्यूअस, ये एम और बिग्यूअस कैसे हो गया भाई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। टॉलरेट एनी क्लैरिटी व्हाट्सएवर, अच्छा बताओ क्लैरिटी तो चाहिए ना, अगर हम इंटेलिजेंट है, हमें सब पता है, तो हमको सब पता है तो चीजें क्लियर है ना, तो क्लैरिटी तो इंटेलिजेंट पीपल को चाहिए, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। 4 में हार्डली टॉलरेट एनी लकूना, अब बताओ लकूना का मतलब क्या है, कौन बताएगा। What do you mean by lacuna? Lacuna refers to any missing part. मतलब कोई भी स्कार्सिटी, कोई भी मिसिंग, जो गैप हम लोग बोल सकते हैं, लकुना का मतलब जीएपी गैप भी बोल सकते हैं ना। तो कोई भी गैप या कोई भी क्या बोलेंगे, केयरलेसनेस की वजह से अगर कुछ भी गलत होता है उसको लकुना बोलते हैं, फाइन। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, तो हार्डली के साथ हम लोग ऐसे वर्ड्स तो यूज नहीं करेंगे, दैट इज वाई करेक्ट आंसर है क्या, नो एरर। जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है, आपको उसको लेके बिल्कुल टेंशन करने का जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। आपका आंसर है क्या, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी सिखाया था आपको बीइंग वाला क्वेश्चन। टाइम इज अप। चलो ये भी वर्ब चैप्टर से रिलेटेड है, पहले आंसर बता देते हैं फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा हैविंग टॉयल्ड। ठीक है, अब ध्यान देना। बीइंग टॉयल्ड का मतलब क्या बोलेंगे? उसको टॉयलिंग करवाया गया। अच्छा, टॉयलिंग का मतलब क्या है पता है? TOILED, टॉयल्ड का मतलब वर्क वेरी हार्ड। तो हार्ड वर्क आप करोगे, आपको कोई करवा कैसे सकता है? आपको मन नहीं, मुझे क्लास में लेने का मन ही नहीं है, ठीक है, मान लो मैं बहुत बिजी हूं और मुझे क्लास लेने का मन ही नहीं है, कोई जबरदस्ती मुझसे क्लास कंसिडर करवा सकता है क्या? अब बताओ, मेरा मूड ही नहीं है पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊंगी, आऊंगी बस बक 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 करूंगी चली जाऊंगी, राइट? तो टॉयल्ड का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? टॉयल्ड का मतलब हार्ड वर्क करना होता है। दूसरे आपको हार्ड वर्क नहीं करा सकते। अगर वर्क करना है तो हार्ड अगर करना है तो आपको खुद ही अपना मन बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप एकदम मेहनत से काम करोगे, राइट? काम करने को कोई भी काम करवा सकता है, लेकिन मेहनत से आप तभी करोगे जब वो आपका खुद का इंटेंशन है, ठीक है? तो देखो, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है? परफेक्ट पार्टिसिपल का बात जब कभी भी हम लोग करेंगे उसका सीक्वेंस ही ऐसा होता है, हैव में आईएनजी होगा और उसके बगल में V3 होगा। देखो ऐसा ही कुछ हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ना, बाकी सब तो गलत है। परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए हमको यहाँ पे, इसी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या? हैविंग टॉयल्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से एकदम जी जान लगा के मेहनत करने के बाद ही सैट डाउन टू टेक सम रेस्ट। जी जान लगा के 2 घंटे तक मैंने लगातार पढ़ाया किसी पर्सन को, फिर मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करने लगी। गॉट इट? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए rather than present participle, that is having toiled will be the correct answer. Okay, next question, question number 8 and your time starts now. जल्दी जल्दी सॉल्व करो, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है करेक्ट आंसर? टाइम तो जाने वाला है अभी, बड़ा आसान सा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। टाइम इज अप। देखो एकदम पहला क्वेश्चन, द न्यू क्लब हैज बीन एक्सटेंडेड financially financial technical help। अच्छा बताओ, has been extended मतलब पैसिव हो गया ना? तो न्यू क्लब अगर फिनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दे रहा है तो उसके ऊपर कैसे? एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? जब हम लोग बात करते हैं एक्टिव वॉइस का, एक्टिव में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट डज द एक्शन, है ना? और अगर हम लोग पैसिव का बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन is performed on the subject। यहां क्या नियो क्लब को हेल्प मिल रहा है कि वो हेल्प दे रहा है? बात यह है कि नियो क्लब जो है वो पुअर और डिजर्विंग वुमेन को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दे रहा है। तो अगर सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है तो एक्टिव होना चाहिए ना, और हैज और बीन के बगल में एक्टिव आएगा तो आईएनजी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ पे पैसिव नहीं चाहिए अपने को, हमको कौन चाहिए? यहाँ पे एक्टिव चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा, वो मदद कर रहा है, उसको मदद नहीं मिल रहा है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। एंड योर टाइम इज अप। देखो
some people experienced life only if they are totally at the mercy of their feelings, है ना। अब आप लोग मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या मार्क किया था। देखो ये है करेक्ट आंसर। एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड का मतलब पहले से एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। देखो दे आर टोटली एट द मर्सी, तो अगर ये पार्ट में प्रेजेंट टेंस है तो इधर में भी प्रेजेंट टेंस चाहिए ना, इसीलिए एक्सपीरियंस करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे भी तो हम लोग पास्ट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट लगाए हुए ऑप्शन में देखो फिर से एक्सपीरियंस नहीं है, ईडी नहीं है ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को कंसिडर कर सकते थे अगर यहाँ पे डी होता, क्योंकि ये आधा अधूरा फिर से ये पार्ट प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, इसी वजह से हमने ऑप्शन 4 को, 3 को, 2 को रिजेक्ट किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सपीरियंस लाइफ एज इफ दे आर टोटली एट द मर्सी ऑफ देयर फीलिंग्स, मतलब अपने फीलिंग्स के हाथों मजबूर है, इसी वजह से वो लोग लाइफ को उसी तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जो जहां फील करते हैं बस कर देते हैं, कोई रिग्रेट्स नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो सम पीपल एक्सपीरियंस लाइफ ओनली इफ दे आर टोटली एट द मर्सी ऑफ देयर फीलिंग, वो तभी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और अपने फीलिंग्स के हाथों वो लोग मजबूर है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दैट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी एकदम क्विकली सॉल्व करें। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। टाइम इज अप, देख लो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब ऐसा क्यों? लीडर्स एनेबल अ ग्रुप बाय इमेजिनिंग एंड क्रिएटिंग। देखो इमेजिनिंग अगर लेंगे तो दूसरे में क्रिएटिंग चाहिए, एक में भी क्रिएटिंग है क्या? एक भी ऑप्शन में क्रिएटिंग है नहीं, मतलब इमेजिनिंग गलत है। अच्छा अगर इमेजिनिंग को बाय इमेजिनिंग नहीं लेना है तो आगे देखो, बाय इमेजिनिंग टू क्रिएट अ फ्यूचर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे टू क्रिएट अ फ्यूचर क्यों होगा? इमेजिन भी करेंगे, क्रिएट भी करेंगे, अ फ्यूचर विच विल फुलफिल, दोनों काम करेंगे ना। पहले इमेजिन करेंगे, करके अपना आइडिया बना लेंगे, फिर जाके क्रिएट करेंगे, तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा टू इमेजिन एंड बाय क्रिएट नहीं चलेगा, टू इमेजिन एंड क्रिएट। देखो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मतलब हमको बैलेंस्ड स्टेटमेंट चाहिए, है ना। हमको सेंटेंस में कैसा स्टेटमेंट चाहिए? बैलेंस्ड स्टेटमेंट चाहिए, तब जाके हमारा सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है। फाइन, तो चलो आज हम लोग सेशन के एंड में आ चुके हैं। होपफुली बहुत जल्द मिलेंगे विद अ नेक्स्ट सेशन दैट इज फिलर्स। गॉट इट? चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन ठीक ठाक लगा तो दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन देखो कैसे शेक कर रहा है, तो इसको क्लिक कर लेना है अगर आप न्यू क्लास को ज्वाइन किए हो। फाइन, सो अभी यहाँ पे एंड करते हैं। होप टू सी यू सून, बाय बाय।